नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। प्रशांत किशोर को जेडीयू से नहीं किया गया है किनारा। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने साफ किया है कि प्रशांत किशोर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसे नंबर गेम यानी 2 नंबर या 3 नंबर से जोड़ना ठीक नहीं है। अभी उन्होंने सियासत में कदम रखा है, इसलिए उनको सीखने की जरूरत है ताकि वो परफेक्ट बन जाएं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने इंटरव्यू लिया है। प्रशांत किशोर जी को बड़ी धूमधाम से पार्टी में लेकर आए, करीब करीब नंबर 2 का दर्जा भी दिया। लोगों ने ये तक बात की कि प्रशांत किशोर जी आपके सक्सेसर होंगे, मगर इधर देखा जा रहा है कि उनको कुछ साइडलाइन से कर दिया गया है। कैंपेन का वो चार्ज नहीं ले रहे हैं। ना कोई साइडलाइन नहीं है, तो अभी भी में है और पार्टी के जो प्रचारक हैं उसमें भी उनका नाम है शुरू से ही। तो नंबर 2 हैं आपके? तो ठीक ही है भाई, नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट है। किसी चीज को नंबर 2 नंबर 3 कहना तो एक एनालिसिस है, लेकिन प्रशांत किशोर की इज्जत है, हमारे पार्टी में भी इज्जत का भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके मन में अगर कोई भ्रम हो तो एक अलग विषय। आपको लगता है ऐसा है? लेकिन नहीं, अब चूंकि देखिए प्रशांत जी के साथ सबसे बड़ी बात, हमसे तो बहुत अच्छा संबंध है और मुझको पूरा विश्वास है और भरोसा है। उस आदमी को भी मेरे प्रति बहुत एक स्नेह का भाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां सचिवालय परिसर में सूखे पेड़ में आग लग गई है। देर शाम लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया। तेज लपटों के कारण राजपुर रोड पर लंबा जाम लग गया। जिलाधिकारी आवास के पास की घटना है। राहगीर की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां सचिवालय परिसर में सूखे पेड़ में आग लग गई। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी निर्वाचन आयोग को सही चुनावी खर्चे का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। पौड़ी संसदीय सीट पर भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को छोड़ अधिकांश सीटों पर प्रत्याशी टालमटोल और लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। आयोग ने ऐसे सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजा है। हालांकि इनके खर्चों पर नजर रखने के लिए देखरेख ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो प्रत्याशियों के नॉमिनेशन के बाद से मतदान होने तक 3 बार प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का अपने रजिस्टर से मिलान करते हैं। ये पहले चरण का लेखा मिलान था, जिसमें प्रत्याशियों की ओर से कई खामियां सामने आई हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दीपांकर, कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया है? मनु, टिहरी सीट पर चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हो चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, उसके अलावा जो बाकी उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको नोटिस भेजा गया है। नैनीताल सीट पर बीजेपी कांग्रेस और उनके अलावा जो बाकी उम्मीदवार वहां पर भी नोटिस है। पौड़ी सीट पर अगर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो बाकी प्रत्याशी वहां पर है उनको नोटिस गया है। और खास बात यह है कि जितना खर्चा आप कर चुके हैं उससे कम आप दिखा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आप बात चुनाव आयोग कह रहा है, जिन्होंने पहले दौर में जब आपने खर्चा दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि आपने कई जगह सिग्नेचर्स नहीं है कैंडिडेट्स के, कई जगह आपने डिटेल नहीं दी, जो गाड़ियां आपने यूज की उनके नंबर्स नहीं है, आपने जहां पर चाय पानी पर पैसा खर्च किया उसके वहां पर खर्चा नहीं जुड़ा हुआ। तो सवाल यह है कि अगर 70 लाख की सीमा आपको चुनाव आयोग दे रहा है और उसके बावजूद आप खर्च करते हैं और उसमें भी आप डिटेल सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो आप अगर उम्मीदवारी लोकसभा के लिए कर रहे हैं, आप अगर खर्चे का ब्यौरा सही तरीके से नहीं देंगे और तब आप उम्मीद करते हैं सरकार में जाके कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी एक पैसे का उससे गलती अगर हो जाए तो आप उसको तमाम बार चक्कर कटवा देते हैं ऑफिसेस के। तो ये स्थिति है लोकतंत्र में। आप देखिए मनु। दीपांकर, आखिर वजह क्या है कि क्यों चुनावी खर्चे का ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं प्रत्याशी? साफ तौर पर लापरवाही है। अगर आप इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि आपको 70 लाख रुपए खर्च करने हैं। सबको मालूम है कि 70 लाख में इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, करोड़ों का इलेक्शन होता है। और ये तमाम सर्वे, तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि संसदीय चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आज की तारीख में 1 करोड़ रुपए से नीचे किसी सीट पर इलेक्शन नहीं होता। 70 लाख चुनाव आयोग की सीमा है और उस सीमा में भी आप अगर सही खर्च बताने से कतराते हैं तो ये आप पर सवाल खड़ा होता है, उम्मीदवारों पर सवाल खड़ा होता है कि जिस जनता से आप वोट मांगने जा रहे हैं उससे आप भरोसा ये करते हैं कि वो आपके साथ नैतिकता बरते, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपको सही जानकारी दे। लेकिन चुनाव आयोग जो एक भारत सरकार की एक बड़ी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उस बॉडी को आप सही बातें नहीं बताते कि आपने कहां क्या खर्च किया, तो आपसे उम्मीद कोई क्या करे, तो बड़ी लापरवाही से कहेंगे।
दीपांकर, ऐसे प्रत्याशियों को नोटिस भेज दिया है निर्वाचन आयोग ने, अगर वो नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उस केस में क्या एक्शन लेता है निर्वाचन आयोग? ये चुनाव आयोग की अपनी अपनी गाइडलाइंस है। हालांकि अभी 3 बार ये ब्यौरा देना होता है, एक बार कल देना था, अब 4 तारीख और फिर 8 तारीख। अगर इसमें चुनाव आयोग सही नहीं पाएगा उम्मीदवारों को और उससे संतुष्ट नहीं होगा कि जो ब्यौरा दिया है उम्मीदवार ने वो उनके किए गए खर्च के बराबर है या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ये सब चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो तय करेंगे और उसका चुनाव आयोग अपने एक्शंस होंगे। और कई बार अगर नहीं पाया गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उम्मीदवारी तक पर संकट आ सकता है क्योंकि ये एक बड़ा फॉल्ट है। आप सीधे सीधे यहाँ पर इसे धोखाधड़ी कहेंगे, लापरवाही कहेंगे कि जो आप खर्च कर रहे हैं उस खर्च का अगर आप ब्यौरा नहीं देते हैं तो आप जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव और उसमें भी आप सही खर्च देने से अगर बच रहे हैं तो ये झूठ है, लापरवाही है। मनु जी दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस समय देश में माहौल बदला है और 2022 तक भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली 4 राष्ट्रों में शुमार हो जाएगा। नहीं, इस समय लोग ये देख रहे हैं कि देश बागडोर किसके हाथों में जानी चाहिए। सारा देश ये चाहता है कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उनको पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और शासन की बागडोर उन्हीं के हाथों में रहनी चाहिए। उत्तराखंड में अब सिर्फ 7 दिन का चुनाव प्रचार बचा है, लेकिन राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज एक भी दिन राज्य में प्रचार के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि सतपाल तो यूपी और महाराष्ट्र में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब राज्य में सतपाल के प्रचार नहीं करने पर सियासी हलकों में सवाल भी उठ रहे हैं। रुद्रपुर में खुद पीएम मोदी ने जनसभा की, अब पीएम प्रचार के लिए गढ़वाल भी आएंगे। मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं, लेकिन कद्दावर नेता और राज्य सरकार में ताकतवर मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड के प्रचार से मीलों दूर है। सतपाल राज्य में प्रचार कर ही नहीं रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सतपाल ने पौड़ी सीट से दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। 2017 विधानसभा चुनाव में तीरथ सिंह का टिकट काटकर सतपाल महाराज को टिकट दिया गया और इस बार उन्हीं तीरथ सिंह को पौड़ी से प्रत्याशी बना दिया गया। विधानसभा चुनाव में तीरथ ने सतपाल के प्रचार से दूरी बनाई थी, तो ऐसे में अब नाराज सतपाल प्रचार से दूर हैं। खबर तो ये भी है कि पार्टी का एक गुट सतपाल को प्रचार से दूर ही रखना चाहता है। तीरथ सिंह जीत जाते हैं तो अगला जो होगा सिटिंग गेटिंग, अगला एमपी भी टिकट उन्हीं को मिलेगा। अगला एमपी भी तीरथ सिंह होंगे। इधर राज्य में मुख्यमंत्री पद उनको मिला नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन उनकी हो सकती है और वो क्यों चुनना चाहेंगे कि तीरथ सिंह रावत वहां से चुनाव। मंत्री के साथ धर्मगुरु सतपाल महाराज के देश भर में भक्त हैं और पार्टी उनका स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन उत्तराखंड से फिलहाल सतपाल दूर ही है। अब हालांकि पार्टी नाराजगी की बात को सिरे से खारिज कर रही है। और सतपाल महाराज जी भी 4 तारीख के बाद आ रहे हैं, 5-6 में उनकी जनसभाएं लग रही हैं और सतपाल महाराज जी निश्चित रूप से पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में भी जनसभा करेंगे और दूसरी सभा में भी क्षेत्र में भी जनसभा करेंगे। उनका कार्यक्रम लगभग तय हो रहा है, मतलब हो गया है। वो 2 दिन का समय बीच में आ रहे हैं। देश में भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। चुनाव के ऐलान से पहले चर्चा थी कि सतपाल महाराज पार्टी छोड़ने वाले हैं, हालांकि तब सतपाल ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। अब महाराज राज्य में पार्टी के प्रचार से दूर हैं, जो काफी कुछ कहानी कह रहा है। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स तो चुनाव के बाद ही खुल पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कार से 58 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शराब कारोबारियों से ये धनराशि बरामद हुई है, जिसे फिलहाल माल खाने में जमा करा दिया गया है और आयकर विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। देवप्रयाग में तहसील चौक के पास चेकिंग के दौरान ये धनराशि बरामद हुई है। कार में एक ड्राइवर और 2 शराब कारोबारी बैठे थे। अब पुलिस का कहना है कि वैध कागजात दिखाने पर ही ये पैसा वापस दिया जाएगा।
बीजेपी सांसद बीसी खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी ने साफ कर दिया है कि उनके पिता कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। प्रचार के लिए रुद्रपुर पहुंची रितु खंडूड़ी ने कहा कि राहुल गांधी के मंच पर जनरल खंडूड़ी नहीं दिखेंगे और ये सिर्फ अफवाह है। आपको बता दें कि जनरल खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी के कांग्रेस में जाने के बाद चर्चा थी कि सीनियर खंडूड़ी भी कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। अब उनकी बेटी ने इसे खारिज कर दिया है। प्रचार में निकली हूँ। अभी यमकेश्वर मैंने किया है, जिसमें माननीय हमारे जो वहाँ से कैंडिडेट हैं तीरथ सिंह जी वो आए थे। उसके बाद मुझे यहाँ बुलाया गया है और मैं अजय भट्ट जी के लिए और अल्मोड़ा से टमटा जी के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये बताइए, बड़ी चर्चा है कि राहुल गांधी की सभा में खंडूड़ी जी ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भगवानपुर विधानसभा पहुंचे और यहां बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। देश की जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। किसानों की समस्याओं को हमारी सरकार हल कर रही है, इसलिए देश की जनता खुश नजर आ रही है। के पक्ष में वातावरण है, जनता आतुर है नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देश के विकास के साथ साथ उत्तराखंड में भी विकास हुआ है और इस क्षेत्र के मतदाता भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए आतुर है। चुनावी रण में रणनीति और मुद्दे अहम होते हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर पहुंचाने के लिए संसाधनों की भी जरूरत होती है। मगर सत्ता से दूर कांग्रेस इन दिनों संसाधनों की भारी कमी से जूझ रही है, जिसका असर चुनाव प्रचार पर भी दिख रहा है। कांग्रेस इन चुनाव में फंड की भारी कमी से जूझ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव और निगम चुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी कह चुके हैं कि पार्टी से आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिल पाया। अब इस लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस फंड के संकट में है। हालांकि चुनावों से ठीक पहले सहयोग निधि जमा करने के लिए पार्टी ने अपने नेताओं को कूपन भी बांटे, लेकिन वो कार्यक्रम भी अधूरा ही रहा। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेता टारगेट का सिर्फ 20% ही जुटा पाए, जबकि हर विधानसभा से औसतन 30 लाख रुपए जमा किए जाने थे। अब कांग्रेस खुद स्वीकार कर रही है कि पार्टी बगैर संसाधनों के चुनाव लड़ रही है। हमारा थोड़ा आर्थिक संसाधनों की निश्चित रूप से कांग्रेस पर कमी। हमने प्रयास किया पार्टी ने कि सब अपना कंट्रीब्यूशन दे, उसमें दे भी रहे लोग, उसी से हम लड़ रहे। लेकिन चुनाव हर परिस्थिति में हम लोग जीतेंगे। जो आवश्यक खर्च होगा उनको करेंगे, लेकिन अनावश्यक शराब के इसके जैसे इन्होंने शराब की रुड़की मंगलौर में दुकानें खोली थी, बाद में जहर से लोग मर गए, वो काम कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस के ठीक उलट बीजेपी पूरे रंग में है। पार्टी के प्रचार में जमकर पैसा बहाया जा रहा है और खुद बीजेपी भी मानती है कि उसने प्रचार के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। नोटबंदी के साथ उनका सारा काला धन जो उनके मुख्यालयों पे और नेताओं के खातों में या फिर अन्य स्थानों पर छुपा हुआ था, वो अपने आप में बेकार हो गया है। तो एक झटका तो उनको इस बात का लगा है और यही कारण है कि नोटबंदी की अगर सबसे अधिक खिलाफत कोई कर रहा है तो उनमें एक कांग्रेस भी शामिल है। दूसरा, कांग्रेस के साथ जन समर्थन नहीं है। अब चुनाव के लिए भले ही अच्छे प्रत्याशी के साथ बेहतर रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आज के दौर में सुविधाएं कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास तो जगाती ही हैं। लिहाजा फंड का क्रंच कांग्रेस का सरदर्द बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बनने के बाद यहां कई छोटे बड़े नेताओं की किस्मत चमकी, लेकिन जिस पहाड़ के नाम यहां राजनीति होती है, वोट के लिए नेता अब उस पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा मैदान में प्रचार आसान समझने लगे हैं। यही नहीं, गांव खाली होने से नेता राहत महसूस कर रहे हैं। चुनावी मौसम में पहाड़ पर नेताओं की बहार आई है। जिन लोगों को खोजने के लिए पहाड़ के आम लोगों को देहरादून और दिल्ली तक जाना पड़ता था, आजकल वो नेता चमोली भी पहुंच रहे हैं और पिथौरागढ़ भी। लेकिन बीते 18 साल में जिस तरह उत्तराखंड के गांव खाली हुए और शहरों में भीड़ बढ़ी, नेताओं की मुश्किल भी कम होती चली गई और अब तो किसी शहर में एक चुनावी रैली करके एक साथ बात हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। सवाल पूछने पर नेता पहाड़ की आफत का जिक्र भी करते हैं और मैदान की राहत का भी। पर्वतीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अलग तरीके का होता है, उस समय बहुत ज्यादा भी लेता है और मैदानी क्षेत्र जो लगे हैं उस पार्लियामेंट्स के, तो उसमें सुगमता रहती है और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर लेते हैं और मतदाताओं का घनत्व भी रहता है। राहुल गांधी 6 अप्रैल को पहाड़ में आ रहे हैं श्रीनगर, राहुल गांधी 6 तारीख को पहाड़ में आ रहे हैं अल्मोड़ा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम केवल मैदान में कंसंट्रेट कर रहे हैं?
निश्चित तौर पे मैदान में वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन पहाड़ों को छोड़ नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी शुरुआत ही हनोल से करी थी। शहरों में बढ़ती भीड़ से भले ही आपका दम घुटता हो, पर नेताओं को यही भीड़ सुकून देती है। चुनाव कोई भी हो, आज हर नेता की चाहत मैदानी इलाके की सीट बन चुकी है और जो नेता पहाड़ से चुनाव लड़ भी रहे हैं वो 5 साल में बमुश्किल 15 दिन पहाड़ चढ़ते हैं। ऐसे में परेशानी उस वोटर के लिए है जो सच्चाई जानने के बाद भी पहाड़ में विकास की उम्मीद लगाए बैठा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। लोकसभा चुनाव के लिए देहरादून का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप यानी NIVH तैयारियों में जुटा है। ये तैयारी चल रही है लाखों विजुअली हैंडीकैप वोटर्स के लिए जो हमारी तरह देख नहीं पाते। देश में करीब 43 लाख नेत्रहीन वोटर्स हैं। इनमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के वोटर्स के लिए देहरादून के NIVH में ब्रेल बैलेट पेपर तैयार किए जा रहे हैं। ब्रेल विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए एक विशेष तकनीक है। इस डमी ब्रेल बैलेट पेपर में प्रत्याशियों का नाम, सिंबल और पार्टी का नाम है। बैलेट पेपर हर पोलिंग बूथ पर उपलब्ध रहेगा। कि अगर हम किसी को ले जाते हैं या कोई गाइड है तो उससे क्या होता है कि जो प्राइवेसी होती है वो फिर नहीं रह जाती है और इससे क्या होता है कि हम अपना वोट स्वतंत्र रूप से अपना एक गोपनीयता के अंतर्गत अपना कर सकते हैं। केंद्रीय ब्रेल प्रेस जो NIPVD का एक भाग है, ये लगभग 5 राज्यों के 139 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसके लिए डमी ब्रेल बैलेट पेपर छापने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसका मुख्य मकसद यही है छापने का कि एक दृष्टिबाधित मतदाता अपने मत का सही तरीके से प्रयोग कर सके। नेत्रहीन वोटर्स को अपना मत देने में सहूलियत हो, इसके लिए EVM में भी ब्रेल का ऑप्शन रखा गया है। साथ ही ब्रेल बैलेट का ऑप्शन भी रखा गया है। इनमें कोई गलती न हो, इसके लिए हर स्टेट से डिसेबल्ड कमिश्नर इनको चेक करवा रहे हैं। हमारे जो दृष्टि बाधित मतदाता हैं, उनके लिए ब्रेल में छपे हुए मतपत्र, ताकि वो ये चेक कर सके कि मुझे वोट किसको डालना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रेल में ऑलरेडी सीरियल नंबर उस पर अंकित रहते हैं, लेकिन किस नंबर पे कौन सा कैंडिडेट है उसके लिए ब्रेल के मतपत्र छपवाए जाते हैं। तो वो उस पर महसूस कर लेते हैं कि भाई पहले नंबर पे किस पार्टी का, किस चुनाव चिन्ह का उम्मीदवार है। तो वो जो मशीन में जब उनको क्लियर हो जाता है कि मेरे को 2 नंबर पे या 3 नंबर या 4 नंबर, जिस नंबर पे भी उनको अपना मत देना है, तो वो मशीन पे अपना वो फील करके जिस नंबर पे है उस नंबर का बटन सामने दबा देते हैं। NIVH के अलावा ब्रेल बैलेट पेपर्स मुंबई और चेन्नई में भी तैयार किए जा रहे हैं, जो दक्षिण और मध्य भारतीय राज्यों के विजुअली चैलेंज वोटर्स के लिए यूज में लाए जाएंगे। सत्येंद्र बरसवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार की उस अधिसूचना को निरस्त कर दिया जिसमें प्रमोशन में ST/SC के आरक्षण को खत्म कर दिया गया था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 5 सितंबर 2012 को अधिसूचना जारी कर प्रमोशन में ST/SC का आरक्षण खत्म कर दिया था, जो गलत है। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साल 2012 में जारी जीओ को निरस्त कर दिया और कहा कि सरकार चाहे तो इसमें कानून बना सकती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पुराने लागू शासनादेश के अनुसार अब राज्य में भी प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अवैध बूचड़खानों को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 72 घंटे के अंदर सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिस पर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अवैध बूचड़खाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। चोरी के आरोप में प्रदीप को कुछ दिन पहले ही जेल भेजा गया था, मगर अब उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। प्रदीप के परिवार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन ने उन्हें प्रदीप की मौत की खबर तक नहीं दी और वो जब जेल प्रदीप से मिलने पहुंचे तब उन्हें मौत का पता चला। यही नहीं, परिजनों ने मौत की जांच की भी मांग की है। मिलने के लिए और हमारे जीजा गए थे मिलने के लिए, तो आज पता चल गया, नहीं तो पता नहीं चलता है ये मर गया या कुछ भी हो गया, तो खत्म कर देते हमारा मामला।
हमें तो दुख हो रखा है जिसे जेल वालों ने हमें मारा है जी। हाँ जी, कार्रवाई में ये पता चलना चाहिए कि बस के क्या होया है, बस निवेदन करते हैं हम कि इसको क्या होया। डेड पोजीशन में था या क्या था मैं कंफर्म नहीं कह सकता उस चीज में, तो मतलब कोशिश करते रहे होंगे ना उसके लिए, हो सकता है मे बी ब्रॉड डेड है वो, तो अब एट लास्ट तो जो है वही डेथ डिक्लेयर हो गई है उसकी। चिल्ड्रन होम अकेडमी भोगपुर में छात्र वासु यादव की हत्या के बाद से चिल्ड्रन होम में लगातार जांच पड़ताल चल रही है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन अपनी टीम के साथ चिल्ड्रन होम पहुंचे और वहां पहुंचकर स्कूल प्रशासन के साथ मीटिंग की और सभी दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान चिल्ड्रन होम अकेडमी के वाइस चेयरमैन मिशेल ने दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और सुरक्षा मानकों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कहा है जो स्कूल मैनेजमेंट को कि उनसे पहले तो हमने यहाँ की उनकी जो रिक्विजिट परमिशंस हैं स्कूल चलाने के लिए वो उनसे मैंने मांगी, उन्होंने वो हमको दिखाई हैं और 2015 की CBSE से इनको लेटेस्ट परमिशन है जो 5 साल के लिए एक्सटेंशन मिला है 2020 तक। उसके बाद ये फिर अप्लाई करेंगे जो भी कुछ करना होगा। एक मीटिंग अपनी अनऑफिशियल मीटिंग करी थी 25 तारीख को, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, एक तो उन लोगों के अगेंस्ट जिनकी नेग्लिजेंस रही इस मामले में। और उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने गोमुख ट्रैक को खोल दिया है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और वन विभाग ने गंगोत्री नेशनल पार्क समेत अन्य सभी ट्रैक रूटों पर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी पंजीकृत एजेंसियों के साथ जाने वाले पर्यटक ही पार्क में जा सकेंगे, जबकि अन्य पर्यटक 15 अप्रैल से पार्क का दीदार कर पाएंगे। आपको बता दें कि जिले की माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग एसोसिएशन लंबे समय से ट्रैकिंग सीजन की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन और गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने इस बार गंगोत्री नेशनल पार्क समेत तमाम उच्च हिमालयी ट्रैक रूटों को तय समय से 15 दिन पहले ही खोलने की अनुमति दे दी है। बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। हमारे जो दर्शक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेटअप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर B4 म्यूजिक के बाद न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है।